प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। अभी हम ये जो ई व्याख्यान की श्रृंखला में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमने अभी तक जो पढ़ा है ई लेक्चर्स में, पीडीएफ नोट्स में, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक को हम संक्षिप्त में अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में कोशिश मेरी ये है कि आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं रेखांकित करते हुए आपको कुछ अच्छा कुछ समझाने के दृष्टिकोण से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, आज ये जो ई लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज वाला भी ई लेक्चर, क्योंकि हम चित्रकला के विषय के विद्यार्थी हैं, आप सभी, मैं भी। तो इस चित्रकला विषय के विद्यार्थी होने के नाते हमें चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला का भी ज्ञान होना आवश्यक है। किसमें एमए कर बीए किसमें कर रहे हो, क्या विषय है? चित्रकला। तो हमको ये इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि हम चित्रकला और मूर्तिकला के विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला का भी पाठ्यक्रम है हमारा। तो हमें चित्रकला का जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान हमें मूर्तिकला, प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का ज्ञान हमें होना नितांत आवश्यक है। कि कोई भी पूछता है हमसे कि आप क्या करते हो, किस में हो, तो आप चित्रकला किसके विद्या, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तो आप बोलते हो खाली चित्रकला। तो चित्रकला के साथ में मूर्तिकला को भी आपको पढ़ना चाहिए, आपको प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का भी ज्ञान होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थी, इस रिवीजन की श्रृंखला में नया जो चैप्टर है, नया जो बिंदु है, नया जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ कंटेंट है, वो हमारा भारतीय मूर्तिकला का इतिहास। तो इसके अंतर्गत जैसे हम चित्रकला में हमने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के बारे में पढ़ा, प्रागैतिहासिक गुफाओं के बारे में पढ़ा, उसके पश्चात जोगीमारा, बाग, अजंता, इनकी गुफाओं के बारे में पढ़ा, भीमबेटका, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो हमारी कला का विकास कैसे कैसे होता गया, कैसे कैसे हम प्रागैतिहासिक शैल चित्रों से बढ़ते हुए जोगीमारा, बाग और इन गुफाओं को तरफ आए, अजंता में आए। तो अजंता के बाद में फिर पुनर्जागरण काल आए, फिर आपको कंपनी शैली, फिर पटचित्रण, ये सब चीज़ें रही। तो उसी प्रकार मूर्तिकला का भी, भारत में मूर्तिकला का भी एक इतिहास रहा है, जिसको आप सभी विद्यार्थियों को समझना नितांत आवश्यक है। आप मूर्तिकला जितना भाग, जितना ध्यान, जितना लगन, जितनी रुचि आप चित्रकला के इतिहास के बारे में सोचने में, समझने में लगाते हैं, उतना का उतना ध्यान आपको भारतीय मूर्तिकला के इतिहास पे भी लगाना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि हमारी कितनी समृद्ध परंपरा रही है भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में। तो इसके अंतर्गत, भारतीय मूर्तिकला के इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे कि मानव जो मूर्तिकला का इतिहास है वो मानवीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, यह भी। और भारतीय भारतीय कला धर्म और संस्कृति की मूर्त अभिव्यक्ति रही है, और जहाँ व्यक्ति विशेष के विचार ही नहीं वरन समाज का सामूहिक अनुभव और चिंतन का विकास हुआ है। भारतीय कला में देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति जगत के विराट भाव को स्थूल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कला के विभिन्न माध्यमों में मूर्तिकला निस्संदेह सर्वाधिक सशक्त एवं बहुआयामी रही है, जिसमें धर्म की सदैव प्रधानता रही है। देखो, मूर्ति की परिभाषा जो बनी है वो ये है कि किसी भी धातु, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, अष्टधातु तथा कृत्रिम धातु, पारे के मिश्रण, उपरत्न, कांच, कड़े और पत्थर, मिट्टी, मोम, लाख, हाथीदांत, शंख, सीप, अस्थि को आदि को उनके स्वभावानुसार गढ़कर
उभार कर, कोर कर, पीट कर या हाथ और औजार से मोड़कर बनाई गई आकृति को मूर्ति कहा गया है। तो इस चीज़ को आप ये जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन का ध्यान रखें। और मूर्ति निर्माण के उद्देश्य के पीछे 3 बातें बताई गई है जो मैंने कोट की है कि पहला है अपनी स्मृति को बनाए रखना, दूसरा अमूर्त को मूर्त रूप देने के लिए, तीसरा है किसी अज्ञात भाव को आकार देने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने डायग्राम से भी बताया आपको कि कहाँ से ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात की मैंने अभी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे, हरिपुरिया और मोहनजोदड़ो। तो इसको आप फोकस करें और इसके बारे में जो डिटेल है मैंने आपको देने का प्रयास किया है। उसी प्रकार हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कलाकृतियों को कोट करने का प्रयास किया है। एक सुंदर दाढ़ी वाली योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है खुदाई में, जो जिसके नेत्र समाधि अवस्था में अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है। संभवतः ये पुजारी की मूर्ति हो सकती है। उसी प्रकार नारी की मूर्ति के बारे में भी बात की, ये भी हमें प्राप्त होती है। और ये विश्व प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो ये नर्तकी की मूर्ति रही है। नर्तकी की मूर्ति के बारे में कांसे की है ये, और ये कांसे की मूर्ति 9 सेंटीमीटर, ये मुख्यतः पूछा जाता है, 9 सेंटीमीटर ऊंची है इसकी ये मूर्ति। और ये बहुत कलात्मक दृष्टिकोण से अनुपात रहित है, लेकिन बहुत अच्छी मूर्ति है। और इसी प्रकार से पुरुष का धड़ भी प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से हमें इनके यहाँ के खिलौने भी प्राप्त होते हैं, मोहरे भी प्राप्त होती है, जो भी आज बच्चे जो खेलते हैं गांव में हम देखते हैं, तो ये भी प्राप्त होते हैं। तो इन कलाफेट्स, इनको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, कलात्मक कलाकृतियाँ। तो इनको ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो इसको आपको समझना नितांत आवश्यक है। इसी प्रकार से हम आगे की बात कर रहे हैं, तो आगे जो है वो मौर्यकालीन मूर्तिकला पे आते हैं हम। तो मौर्यकालीन मूर्तिकला जो है सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग 1500 ईसा पूर्व माना गया है। और मौर्य कला का प्रारंभ जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। तो इनमें लगभग 1000 का सालों का अंतर रहा है। और ये जो पीडीएफ बनाया है इसमें इन 1000 सालों के बारे में कुछ बातें हैं कि इन 1000 सालों में भारत में क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है मैंने, जिसके अंतर्गत गिरिराज के ध्वंसावशेष, कौशाम्बी का घोषित राम विहार, लोरिया नंदन का शमशान क्षेत्र और पिपरवाह स्तूप, ये सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया कि इस दौरान ये सारे बने होंगे। और ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मैंने बताने का प्रयास किया है कि हाँ, इन 1000 सालों में भारत में क्या क्या कार्य रहे होंगे, तो इसको समझाने का प्रयास किया है। और ये जो इसके बाद में मैंने आपको सांची के स्तूप पे सीधा बात करी थी मैंने कि ये इसके साथ में ये भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में सम्राट के सांची के स्तूप के बारे में बात करते हुए सम्राट अशोक के शिला स्तंभों के बारे में बात की। जो ये स्तंभ को है इनको आप रिमेम्बराइज कर लेवें। प्रत्येक स्तंभ से हमें कोई ना कोई इतिहास की जानकारी मिलती है, कैसे बने, किसने बनवाया, ये सारी चीज़ें आप इनमें देखें। और मैंने इस पे एक चीज़ भी बताई थी कि मौर्यकालीन जो कला है उसकी विशेषताएं क्या क्या रही है, इसके बारे में भी मैंने आपको संक्षिप्त में बताया था कि मौर्यकालीन जो कला है वो कला के किस प्रकार हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। ये रामपुरवा स्तंभ और ये सबसे महत्वपूर्ण अशोककालीन स्तंभों की बनावट के ऊपर ये चौकी, शीर्ष, मेखला, बैठकी, इसके बारे में डिटेल में बताया था आपको। और कौन कौन से स्तंभ है इसके बारे में भी बताया था आपको। और ये जो सिंह है ये भी महत्वपूर्ण है। सिंह जो है शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। गज है जो चातुर्य, विचारवान और ऐश्वर्य का प्रतीक है। बैल भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। घोड़ा राज्य के विस्तार का प्रतीक है। किस प्रकार के सारी चीज़ें मैंने
आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से बताई थी आपको। तो ये सारी चीज़ें को ई लेक्चर अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस आप देख सकते हैं इनको। तो ये सारी मौर्यकालीन कला की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि मौर्यकालीन जो है वो अधिक से अधिक ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ इस काल में, और बहुत बारीकी और समानता और भद्दापन नहीं पाया जाता, यथार्थता का पालन किया गया। अधिकतर मूर्तियाँ कोर कर, देखो ये बहुत मूर्तिकला का शब्द है। कोर कर मतलब चारों ओर से गढ़कर बनाई गई है। महत्वपूर्ण है कि मूर्तियों को कोर कर नहीं बनाया है या बनाया है, तो इसमें मूर्तियों को कोर कर बनाया गया है, चारों ओर से गढ़कर बनाया गया है। नारी की सुंदरता, सौंदर्य, मातृत्व का पूरा इसमें भाव प्रदर्शित होते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो बात है कि मौर्य की एक सबसे प्रमुख विशेषता वो धर्म प्रचार प्रसार रही है। इस काल में बौद्ध तथा जैन धर्म के चतुर्दिक प्रसार के लिए कला ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्थानों पर बौद्ध स्तूपों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। इस प्रकार मैंने ये पीडीएफ नोट्स बनाया है, तो हर चीज़ को डिटेलिंग में समझाने का प्रयास किया है। शिला स्तंभों के बारे में बात की हमने, और कौन कौन से क्या स्तंभ हैं इसके बारे में बात की हमने। और इसी के साथ में अमरावती के शिल्प शुंग कुषाण काल आते हैं, हम शुंग कुषाण काल के बारे में बात की हमने, शुंग कुषाण काल की कला के बारे में बात की हमने। इसमें जो है वो सांची की स्तूप के बारे में बात की हमने। सांची का स्तूप किस प्रकार से कहाँ स्थित है, विदिशा से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित है, रायसेन ज़िले में स्थित है। और सांची जो है वो आज भी बहुत खूबसूरत जगह है। आप विद्यार्थियों को, कला के विद्यार्थी होने के नाते इसको एक बार विज़िट करना चाहिए आपको। और मैंने भी इसको विज़िट किया है, तो वहाँ देखने के पश्चात मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे भारतीय मूर्तिकला की परंपरा में कितना अच्छा वेरिएशंस है, कितना अच्छी सटीकता है। इसको आपको मैंने ये विज़िट किया है, और बहुत ही खूबसूरत ये स्थान है पर्यटन की दृष्टि से भी। और ये जो तोरण द्वार और ये सब चीज़ें हैं, ये सांची का स्तूप है, ये तोरण द्वार बहुत खूबसूरत वहाँ पे बनाए गए हैं। आप सभी लोगों को अगर समय मिले, कभी जाने का मौका मिले, कभी कोई टूर हो, तो सांची के स्तूप आप निश्चित रूप से देख के आएँ। आपको इससे ज़्यादा अच्छा समझने को आपको वहाँ पे थ्रू द प्रॉपर चैनल जिसको बोलेंगे सटीकता से, आपको गहनता से आपको देखने को मिलेगा। तो सांची में जो है वो जातक कथाओं के दृश्यों की बात हुई, गौतम बुद्ध के दृश्यों के बाद। जातक कथाएं किसे कहते हैं बताया था मैंने आपको कि बुद्ध के जन्म से पूर्व जो इन्होंने जन्म लिए उनका जो जन्म की कथाएं हैं, उन कथाओं का वर्णन जातक कथाएं हैं। और बुद्ध के जीवन जो बुद्ध रहे हैं, उन बुद्ध के जीवन से जो जुड़ी हुई कथाएं रही है, बुद्ध जब पैदा हुए और उनके जीवन में क्या क्या कार्य किए, वो जो कथाएं वो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। और शाल बंजिकाओं की ये शाल बंजिकाएं हैं, ये शाल बंजिकाएं हैं। तो और इसको पैनल बोलते हैं हम, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है इसको पैनल बोलते हैं। भव सागर को पार करते बुद्ध, ये शाल बंजिकाएं जो बेडेरिए से निकली हुई, और ये सब चीज़ें, पशु पक्षियों का अंकन भी हमें देखने को मिलता है। ये मंदिर के भग्नावशेष हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो अभी हो सकता है कि पुनर्निर्माण कर दिया हो, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में हम आगे धीरे धीरे मूर्तिकला में बढ़ते हुए भरूच के स्तूप की बात की, भरूच के स्तूप, अमरावती के स्तूप की बात की हमने। अमरावती के स्तूप की बात में हमने ये अमरावती के साउथ में गंटूर ज़िले में अमरावती नाम पर ये स्तूप अवस्थित है। और प्रयास करें, इसको भी देखने का प्रयास करें। और इस स्तूप की जो खोज है वो कर्नल मैकेंजी ने 1797 में की। और ये पहला ऐसा स्तूप है जिसका नक्शा भी हमें इसी स्तूप में देखने को मिलता है। और ये स्तूप में देखने को मिलता है जिस प्रकार से ये सारी डिटेल इसमें मैंने दी है। और यहाँ के शिल्पों की प्रमुख विषय वस्तु भगवान बुद्ध और जातक कथाएं हैं, संबंधित चित्र हैं। बुद्ध के जीवन दृश्यों में अशोक वाटिका में शुद्धोधन, माया देवी की उपस्थिति, सफ़ेद हाथी के रूप में बुद्ध अवतरण, राहुल का जन्म, हाथियों का बोधि वृक्ष की पूजा,
आदि कथा दृश्यों में आकृतियों का संयोजन, प्रत्येक भाग में सजीवता, दृष्टिगत भाव की विविध विद्यमानता एवं भाव प्रवणता कथानुरूप इन कथा दृश्यों को भावानुरूप बनाने में सहायक आकृतियों के भावांकन की महत्वता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ई लेक्चर सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और इसी प्रकार ये जो मैंने अभी 5-7 ई लेक्चर जो बनाए हैं, 4-5 जो भी बनाए हैं, उनको आप अच्छे तरीके से स्टडी करें और ये रिवीजन थोड़ा सा हम कर रहे हैं। इससे हमें जो जो छूट गए हैं पॉइंट उनको हम समराइज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी सबमिशन फाइल को कंप्लीट कर लें। सब बहुत समय नज़दीक है, सबमिशन की डेट कभी भी आ सकती है। और आपको कोई किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई परेशानी हो, कोई इसी चीज़ टॉपिक को समझने में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, जिससे कि मैं वापस एक बार और बना दूंगा उसके लिए मैं ई लेक्चर आप लोगों के लिए। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच।